गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में कि अध्याय 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम सारी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जो आपका अध्याय 3 है उसका नाम है सेवा की सामान्य शर्तें और इसमें नियम संख्या 8 से 23 तक हम पढ़ेंगे। तो आपसे एग्जाम में सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि अध्याय 3 का नाम बताइए, तो उसका नाम है सेवा की सामान्य शर्तें। और इस अध्याय के अंदर हम नियम संख्या 8 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियम संख्या 8 के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर नियम संख्या 8 के अंदर क्या है। देखिए, नियम संख्या 8 के अंदर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यानी कि प्रोबेशनर ट्रेनी के बारे में वर्णन बताया गया है। अब आपको एक कन्फ्यूजन रहेगा कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का अर्थ क्या होता है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का वर्णन और परिवीक्षाधीन, ये मिलते जुलते से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में कन्फ्यूजन बना रहता है। देखिए, अब आप कन्फ्यूजन दूर करो। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के बारे में वर्णन तो नियम संख्या 8 में बताया गया है, जबकि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का अर्थ नियम संख्या 7 सब क्लोज 30 क में बताया गया है। और जो परिवीक्षाधीन होता है, प्रोबेशनर होता है ना, उसका अर्थ नियम संख्या 7 सब क्लोज 30 में बताया गया है। तो ये तीन अलग अलग नियम है, नियम संख्या 7 सब क्लोज 30, नियम संख्या 7 सब क्लोज 30 क और नियम संख्या 8, और तीनों में मिलते जुलते से शब्द हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अब ये जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी होता है, इसका वर्णन और अर्थ दोनों में डिफरेंस है। तो वर्णन तो 8 में किया गया है, जबकि इसका अर्थ नियम संख्या 7 सब क्लोज 30 क में बताया गया है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो परिवीक्षाधीन है इसका अर्थ नियम संख्या 7 सब क्लोज 30 में बताया गया है। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ेंगे आगे कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रारंभ कब हुई। 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात राजकीय सेवा में सभी नियुक्तियां। ठीक है, यानी कि 20 जनवरी 2006 को और उसके पश्चात जो भी राजकीय सेवा में जितने भी नियुक्तियां हुई है वो सब परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में हुई है। ठीक है गाइज, तो इस अवधि में पारिश्रमिक मिलता है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात न्यूनतम वेतन देय होता है। अब आपको न्यूनतम वेतन यानी कि आप जिस पद पर जा रहे हो उसके लिए आपको न्यूनतम जो वेतन मिलता है ना, वो आपको परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात ही मिलेगा। लेकिन जो परिवीक्षा काल की जो अवधि होती है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके अंदर आपको पारिश्रमिक मिलता रहता है। ठीक है गाइज, तो गाइज अभी हम नियम संख्या 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक ये भी चीज़ बताई गई है नियम के अंदर कि पहली वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि आपका पहला इंक्रीमेंट कब लगेगा सेवा के अंदर। देखिए, जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपको इंक्रीमेंट मिलता है। अब पहले इंक्रीमेंट कैसे मिलता था, अब इसमें क्या संशोधन हो गया 7वें वेतनमान के अनुसार, तो वो हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले आपका इंक्रीमेंट कैसा लगता था। मान लो आपने 2 साल पूरा कर लिया, ठीक है, आपका जो परिवीक्षा काल है, प्रोबेशन पीरियड है, वो आपने सफलतापूर्वक आपका जो 2 साल का जो वो पीरियड है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब पहले छठे वेतनमान के अनुसार आपको इंक्रीमेंट कैसे मिलता था हम वो भी पढ़ेंगे, और 7वें वेतनमान के अनुसार आपको इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, पूर्व में का मतलब है कि 7वें वेतनमान से पहले इंक्रीमेंट कैसे मिलता था। देखिए, छठे वेतनमान के अनुसार बेसिक सैलरी का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती थी। पहले जो आपको इंक्रीमेंट था वो बेसिक सैलरी का 3% मिलता था। ठीक है, और अगर हम पहली वार्षिक वेतन वृद्धि की बात करें तो पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूरा होने के बाद 6 माह के पश्चात आने वाली 1 जुलाई को लागू होती थी, है ना। पहले ये छठे वेतनमान के अनुसार आपको जो पहली वार्षिक वेतन वृद्धि है ना, वो कब मिलती थी, जब आपने 2 वर्ष का परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया, है ना, तो उसके बाद 6 महीने के पश्चात, है ना, मतलब आपका 2 साल का प्रोबेशन काल पूरा हो गया। ठीक है, और उसके 6 महीने के बाद जो पहली जुलाई आ रही है, उस जुलाई को आपको इंक्रीमेंट यानी कि पहली वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती थी। लेकिन अब 7वें वेतनमान में यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति है, 7वें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स में उल्लेखित राशि ही वार्षिक वेतन वृद्धि मानी जाएगी। यानी कि जो पे मैट्रिक्स है 7वें वेतनमान के अनुसार, जो पे मैट्रिक्स है ना, इसमें बता दिया, इसमें पहले से राशि लिख दी कि पहली वार्षिक वेतन वृद्धि कितने रुपए से होगी और दूसरी कितने रुपए से होगी। ये पूरी आपकी रिटायरमेंट तक की जो आपका वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उसकी राशि लिख दी गई है कि पहले साल में आपका इंक्रीमेंट कितने रुपए से बढ़ेगा, दूसरे साल में कितने रुपए से बढ़ेगा। तो ये लास्ट तक पूरा पे मैट्रिक्स में बता दिया। ठीक है, यानी कि 7वें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स में उल्लेखित राशि ही वार्षिक वेतन वृद्धि मानी जाती है। ठीक है, अब वो लफड़ा नहीं है कि बेसिक सैलरी का 3% वगैरह वो हटा दिया गया। अब 7वां वेतन के अनुसार वर्तमान में ये नियम बना दिया गया। ठीक है गाइज,
अब परिवीक्षा काल पूरा होते ही उसके तुरंत बाद आने वाली 1 जुलाई को ही पहली वार्षिक वेतन वृद्धि लागू हो जाती है। अब आपकी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि पहले कब लागू होती थी? पहले तो क्या करना पड़ता था कि आपको 2 साल का प्रोबेशन पूरा करना पड़ता था, है ना। पहले आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करते थे और उसके बाद में 6 महीने के बाद में, उसके बाद 6 माह के बाद जो पहली जुलाई आ रही है ना, उसी को आपको पहली वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि जैसे आपने 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड पूरा किया, ठीक है, और उसके तुरंत बाद कभी भी जो उसके चाहे 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, कभी भी ना, इसके तुरंत बाद जो आपकी पहली जुलाई आएगी ना, उसी को आपको पहली वार्षिक वेतन वृद्धि मिल जाएगी, अगर आपने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ठीक है गाइज, आई होप ये आप चीज़ समझ गए होंगे। अब गाइज हम ये पढ़ेंगे कि प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होता है। अब किन किन दिशाओं में 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है? तो यह है अपवाद संख्या 1, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के मेडिकल ऑफिसर तथा राजस्थान चिकित्सा सेवा कॉलेज शाखा के सीनियर डेमोस्ट्रेटर प्लस में सहायक आचार्य। ठीक है, तो इन्होंने अगर 1 वर्ष का समय इंटर्नशिप में बिताया तो इनका प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष का रहेगा। ठीक है गाइज, अब हम दूसरे अपवाद की बात करेंगे कि किसमें 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है। यदि राज्य सरकार ऐसे पदों को वर्गीकृत करे जो कि स्टेट सर्विस में प्रवेश पद वाले यानी कि एंट्री पोस्ट वाले से ऊंचा पद हो तथा जिन पर आरएसआर के अनुसार सीधी भर्ती की अनुमति भी है और तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ निश्चित अनुभव की शर्त भी हो, यानी कि अनुभव की शर्त भी होनी चाहिए, तो इस दशा में भी प्रवीक्षा काल 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष माना जाएगा। यानी कि जो स्टेट सर्विस होती है, जो राज्य सेवाएं होती है, उसमें जो प्रवेश वाला पद होता है ना, उससे ऊंचा पद हो। ठीक है, यानी कि पद कौन सा हो? स्टेट सर्विस में जो एंट्री पोस्ट वाला यानी कि प्रवेश पद वाला जो पद होता है उससे ऊंचा पद हो तथा जिन पर आरएसआर के अनुसार सीधी भर्ती की अनुमति भी है तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ निश्चित अनुभव की शर्त भी है, यानी कि अनुभव की शर्त भी है, तो इस दशा में भी परिवीक्षा काल आपका 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष माना जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 8 सब क्लॉज क के, यानी कि नियम संख्या 8 क में क्या है। तो इसमें बता रखा कि प्रथम नियुक्ति के समय आयु, जब आपको पहली बार जब नौकरी मिलेगी पहली बार, तो प्रथम नियुक्ति होगी जब आपकी, तो उसके समय आपकी आयु क्या होनी चाहिए, ये नियम संख्या 8 सब क्लॉज क में बताया गया है। सब क्लॉज नहीं, सॉरी, ये केवल क ही है, 8 क बोल दो आप इसको डायरेक्ट। नियम 8 क में प्रथम नियुक्ति के समय आयु क्या हो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है गाइज, तो नियम 8 क का जो पहला सब क्लॉज है उसमें बता रखा है कि प्रथम नियुक्ति के समय आयु न्यूनतम तो 16 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ये मैं आपको अपडेट भी बता देता हूँ, पहले 35 वर्ष थी, अब 35 वर्ष की अधिकतम आयु उसको हटा दिया गया है, अब अधिकतम आयु कितनी रहेगी आपको? 40 वर्ष, यानी कि न्यूनतम आयु 16 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। अब अपवाद क्या है? अपवाद इन उम्र के बारे में यानी कि आयु के बारे में कौन कौन से अपवाद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिन पदों पर प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी ली जाती है, जैसे रोकड़िया का पद, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। ठीक है गाइज, यानी कि 16 वर्ष की बजाय 18 वर्ष होगी न्यूनतम आयु। कब? जब जिन पदों पर प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी ली जाती है, जैसे रोकड़िया जो कैशियर होता है उससे सिक्योरिटी ली जाती है, उसे सिक्योरिटी एक प्रकार से एक बंद पत्र होता है, उसमें वो भरवा लिया जाता है उससे, रोकड़िया उसको भर के देता है कि अगर मैंने अगर गलती की या फिर कोई नुकसान हुआ मेरी वजह से कोई पैसों का, तो मैं वो पैसे आपको लौटा दूंगा। तो उससे पहले ही क्या होता है कि उससे एक प्रकार का बंद पत्र भरवा लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिभूति। ठीक है, तो वो प्रतिभूति ले ली जाती है रोकड़िए से, तो उसकी दशा के अंदर वो जो रोकड़िए की जो आयु है ना, न्यूनतम आयु, वो 16 वर्ष की बजाय 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसमें जो नियम संख्या 8 क है ना, इसके अंदर प्रथम नियुक्ति के समय आयु न्यूनतम तो 16 वर्ष बता रखी है, लेकिन यहाँ पर 18 वर्ष ये अपवाद है। अब 18 वर्ष क्यों है? क्योंकि रोकड़िया का मामला है और मैंने बता दिया कि जिन पदों पर प्रतिभूति ली जाती है, यानी कि प्रतिभूति का मामला आ जाए ना, सिक्योरिटी का मामला आ जाए ना, तो वहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेगी। ठीक है गाइज, महिलाओं के लिए अधिकतम आयु, देखिए आपको ये भी मैं अपडेट बता देता हूँ कि महिलाओं के लिए अधिकतम आयु मतलब 40 वर्ष तो सभी के लिए है ना, पुरुष हो चाहे महिला हो सभी के लिए। ये मैंने 35 वर्ष काट रखा है क्योंकि पहले 35 वर्ष था, मैंने इसको काट दिया। ये मैं आपको बिल्कुल अपडेट डाटा बता रहा हूँ, यानी कि अधिकतम आयु तो 40 वर्ष रहेगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, और ये भी पुरुष हो चाहे महिला हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
तो महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तो रहेगी। अब इसमें छूट मिल जाएगी, 5 वर्ष की भी छूट मिलती है और 10 वर्ष की भी छूट मिलती है। जो जनरल फीमेल होती है और जो EWS फीमेल होती है उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि 40 + 5 45 वर्ष, यानी कि अधिकतम आयु 45 वर्ष हो जाएगी। और यदि ST SC OBC MBC की फीमेल है तो उनको 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी, यानी 40 + 10 कितना हो गया, 50 वर्ष। तो महिलाओं के लिए अधिकतम आयु ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग दे रखी है। और अगर मामला विधवा और तलाकशुदा का है तो इनके लिए अधिकतम आयु की सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है गाइज, आपको पहले दिखाई नहीं दिया होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी, कम से कम, अधिकतम। ठीक है, महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी, लेकिन इसमें छूट मिलती है, 5 वर्ष की भी छूट मिलती है और 10 वर्ष की भी छूट मिलती है। जनरल फीमेल और EWS फीमेल को 5 वर्ष की छूट मिलती है। ST SC OBC और MBC फीमेल को 10 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि आप 40 में 10 जोड़ोगे तो 50 साल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 40 में आप 5 जोड़ोगे तो 45 वर्ष हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो मैंने अधिकतम आयु के बारे में बता दिया कि अधिकतम आयु जनरल फीमेल और EWS फीमेल की 45 वर्ष, ST SC OBC और MBC फीमेल की 50 वर्ष। ठीक है गाइज, और विधवा और तलाकशुदा की अगर ये मामला आता है, यानी कि विधवा महिला और तलाकशुदा महिला है तो उसकी आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा का कोई वर्णन नहीं है, यानी कि कोई सीमा नहीं है इसकी, मतलब कितनी भी उम्र हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया। अगर SC और ST OBC MBC के पुरुष हैं तो इनकी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 40 वर्ष तो मैंने आपको बता दिया कि 40 वर्ष तो मैक्सिमम है, सभी के लिए है। लेकिन जो SC ST OBC और MBC के जो पुरुष है ना, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 40 में आप 5 जोड़ दो तो उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष तक उनको छूट है। ठीक है गाइज, भारतीय सशस्त्र बल के जो कर्मचारी है, जो आरक्षित पद वाले हैं, उनकी अधिकतम आयु 50 वर्ष तक उनको छूट है, 50 वर्ष तक उनकी अधिकतम आयु मानी जाएगी। नवीन नियुक्ति की दशा में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपकी नवीन नियुक्ति हुई है, बिल्कुल आपकी फ्रेश नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट, आपका पहला पद है, मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आपकी जो पहली नियुक्ति है, इस दशा में आपके डेट ऑफ बर्थ का अंकन अनिवार्य है। ठीक है गाइज, अर्थात जो आपका पहला वेतन बिल जाएगा ट्रेजरी के अंदर, जिसके अंदर नियुक्ति का आदेश होगा, तो उसको ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि कोषाधिकारी देखेंगे और उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ की जांच करेंगे। तो ये हम सब नियम संख्या 8 सब क्लॉज क के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि 8 क में हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। तो गाइज, यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जन्म तिथि गलत है तो वेतन बिल पारित नहीं होगा, और मान लो अगर वेतन बिल पारित नहीं हुआ तो उसने काम भी करा लिया कर्मचारी से, तो उसका भुगतान अब कौन करेगा, क्योंकि उसने जन्म तिथि गलत लिख दी। ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर ने जब चेक किया तो उसमें कर्मचारी की जन्म तिथि गलत थी, है ना, और उसका वेतन बिल पारित नहीं हो पाया और वो 2 महीने से कर्मचारी काम कर रहा है, तो उसको वेतन कौन देगा। इनके बकाया वेतन का भुगतान अब नियुक्ति अधिकारी करेंगे, यानी कि जो नियुक्ति अधिकारी होता है वो देगा, अब उनको वेतन देगा नियुक्ति अधिकारी, जिसने उनको नियुक्ति अपॉइंटमेंट दिया है, मतलब जिसने उसको नौकरी पर रखा है, वो उसको अब पेमेंट करेगा, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी। ट्रेजरी ऑफिसर यानी कोषाधिकारी ने वो वेतन बिल पारित नहीं किया और वो 2-3 महीने से, मान लो वो 2 महीने से काम कर रहा है, तो 2 महीने का उसका वेतन का भुगतान नियुक्ति अधिकारी करेंगे। ठीक है गाइज, सेवा में कार्य करते करते कर्मचारी ने 10वीं परीक्षा पास की है तो इनकी सेवा पुस्तिका में जिस DOB को लिखा गया है इसमें अब बदलाव नहीं किया जाएगा। मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक है, और वो 8वीं पास है, और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसका निर्धारण हमेशा 10वीं की परीक्षा जो मार्कशीट होती है ना, उसके आधार पर ही किया जाता है। सबसे ऑथेंटिक सबूत वही माना जाता है। अब मान लो कोई कर्मचारी 8वीं पास करने के बाद में वो सरकारी सेवा में आ गया और सरकारी सेवा कर रहा है आराम से, ठीक है, और उसके बाद में यदि उसने 10वीं परीक्षा पास कर ली तो 10वीं की परीक्षा में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो लिखी गई है ना, वो, और पहले जैसे उसने ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग के टाइम उसने अलग डेट ऑफ बर्थ दी होगी, ठीक है, और अब 10वीं पास कर ली तो उसमें मान लो अलग डेट ऑफ बर्थ हो, है ना। और हम जानते हैं कि 10वीं की जो अंक तालिका होती है ना, उसके अंदर जो DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ होती है वो सबसे मुख्य सबूत होता है। तो अगर उसने बाद में 10वीं की परीक्षा पास कर ली और उसमें जो जन्म तिथि दे रखी है उसके आधार पर जो पहले वाली जन्म तिथि होती है ना, उसको उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि उसने 8वीं पास की और नौकरी पे आ गया और उसने डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी, मान लो कुछ भी लिखवा दिया, और उसके बाद में उसने 10वीं परीक्षा पास की, तो 10वीं की परीक्षा पास की तो उसकी जो मार्कशीट मिली 10वीं की उसमें अलग डेट ऑफ बर्थ है ना।
तो उस 10वीं की परीक्षा में जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है ना, उसके आधार पे जो पहले उसने डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी, उसमें अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज। गाइज अब हम पढ़ेंगे कि एक राज्य कर्मचारी अपना नाम कैसे बदलवा सकता है। कोई भी राज्य कर्मचारी है मान लो, तो वो अपना नाम यदि बदलवाना चाहे, किसी के जज जाए, मान लो किसी कर्मचारी का नाम राधेश्याम है और वो सोचे नहीं मैं तो मेरा नाम मीठालाल रखूंगा, आ जाए, मान लो उसको नाम पसंद आ जाए, मीठालाल अच्छा नाम लगे उसको, तो वो चाहे कि मैं तो नहीं, मैं तो मेरा नाम मीठालाल रखवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि एक राज्य कर्मचारी अपना नाम कैसे बदलवा सकता है, उसकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले उसको एक डीड यानी कि विलेख लिखना होगा। एक उसको लिखना पड़ेगा डीड विलेख, यानी कि एक नोटरी पब्लिक से एक प्रपत्र आता है, वो लेना पड़ेगा और उसमें लिखना होगा कि वो अब उसका नाम क्या रखना चाहेगा, है ना। और जो विलेख होता है ना, जो डीड होता है, उस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि वो सत्यापित करेंगे डीड को, है ना। और वो जो ग्राहक, वो सॉरी, जो 2 गवाह होंगे ना, जो विटनेस है ना, वो कार्यालय अध्यक्ष को परिचित करवाएगा। जो कर्मचारी है ना, वो कार्यालय अध्यक्ष के पास लेके जाएगा दोनों गवाहों को और उनको परिचित करवाएगा कि हाँ ये मेरे जान पहचान वाले दोनों गवाह है। ठीक है गाइज, तो पहली स्टेप हो गई कि वो डीड यानी कि विलेख लिखेगा और उसके बाद में विलेख 2 गवाहों द्वारा सत्यापित होगा, यानी कि जो विलेख है उस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे और दोनों गवाहों को वो कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष के पास लेके जाएगा और उनको परिचित करवाएगा कि हाँ ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरी बुआ का लड़का है। ठीक है गाइज, इस प्रकार वो उनको सत्यापित करवाएगा और यह सूचना प्रकाशित की जाएगी। उसके जो नाम, उसका जो नाम परिवर्तन किया गया है उस कर्मचारी का, तो इसकी सूचना कहाँ कहाँ प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित करना पड़ता है। एक तो स्थानीय समाचार पत्र में, है ना, और दूसरा होता है राजस्थान सरकार के राजपत्र में। ये 2 जगह हैं कर्मचारी के नाम में जो बदलाव किया गया है उसकी जानकारी दी जाती है, यानी कि सूचना प्रकाशित की जाती है। ठीक है गाइज, सूचना प्रकाशन का जो खर्चा होगा वो स्वयं कर्मचारी वहन करेगा। अब उपरोक्त कार्यवाही पश्चात नाम परिवर्तन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में संशोधन हो जाएगा। अब पहले उसका नाम राधेश्याम था, अब सरकारी रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम मीठालाल रख दिया जाएगा। ठीक है गाइज, इस रिकॉर्ड की सत्यापित छाया प्रति, यानी कि जो ये रिकॉर्ड है ना, इसकी एक फोटोकॉपी जो वेरीफाइड होगी, यानी कि सत्यापित होगी, तो इसकी एक सत्यापित छाया प्रति कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखी जाएगी। ठीक है, अंत में महालेखाकार राजस्थान को सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बता दिया कि एक राज्य कर्मचारी अपना नाम कैसे और किस प्रोसेस से बदलवा सकता है। आई होप यहां तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम 8 का सब क्लोज 2 सब क्लोज 1 के बारे में। इसमें बता रखा है कि 1/1/1979 के दिन सेवा में पहले से कार्य कर रहे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जो डीओबी होती है को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, चाहे यह डीओबी किसी भी आधार पर लिखी गई हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 1/1/1979 के दिन जो सेवा में पहले से जो कार्य कर रहा है, मान लो कोई 1975 में लगा होगा, कोई 1970 में लगा होगा, तो 1/1/1979 के दिन सेवा में पहले से कार्य कर रहा कोई भी कर्मचारी, मान लो जो पहले से कार्य कर रहा है ना, पहले से कार्य कर रहा है और दिनांक है 1/1/1979, तो उसके दिन है ना, उसके दिन सेवा पुस्तिका में अंकित जो भी उसकी डीओबी लिखी हुई है ना, यानी डेट ऑफ बर्थ जो उसकी सर्विस बुक में लिखी गई है ना, उसको सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। सरकार मान लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, चाहे यह डीओबी किसी भी आधार पर लिखी गई हो, आधार कोई भी हो, चाहे उसने अनुमान से बताई हो या फिर किसी सर्टिफिकेट के आधार पर बताई हो, किसी भी प्रकार बताई हो, लेकिन वो अब डीओबी में बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संशोधन नहीं कर सकता, यानी कि इस डीओबी के अंदर जो प्रशासनिक विभाग होता है ना, वो वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संशोधन नहीं कर सकता। वैसे डीओबी के अंदर प्रशासनिक विभाग संशोधन करता है, लेकिन प्रशासनिक विभाग भी वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ेंगे नियम 8 का सब क्लोज 2 सब क्लोज 20 सब क्लोज 1। इसमें बता रखा है कि 1/1/1979 के दिन व उसके बाद वालों के लिए आयु तय करने के आधार, यानी कि 1/1/1979 के दिन और उसके बाद में जो भी कर्मचारी जिनको नियुक्ति मिली है, तो उनके लिए आयु करने के आधार कौन कौन से हैं, तो ये 2 आधार है। या तो उच्च या माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि या तो माध्यमिक स्कूल 10वीं तक की स्कूल होती है उसको माध्यमिक स्कूल बोलते हैं, और उच्च माध्यमिक स्कूल का मतलब होता है 12वीं तक की जो स्कूल होती है ना, उसको बोलते हैं उच्च माध्यमिक स्कूल, है ना। तो उच्च या माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र रहेगा
वो भी उसके आधार पर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जा सकती है। और किसी भी शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र हो तो उसके आधार पर भी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ लिखी जा सकती है। इन दोनों में उल्लेखित डीओबी है, इन दोनों में उल्लेखित डीओबी है, उसको नियुक्ति आदेश में लिखना होगा। यानी कि चाहे इस आधार पर आप अपने डीओबी लिखवा ले या इस आधार पर आप डीओबी लिखवा ले, है ना, तो आधार कोई सा भी हो, इसमें जो भी उल्लेखित जो डीओबी है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म दिनांक आपके जो उल्लेखित है, उसको नियुक्ति आदेश में लिखना होगा। यानी कि जब आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है, नियुक्ति होगी तो उसके समय जो आपका नियुक्ति प्राधिकारी होता है वो आपके जो नियुक्ति का आदेश होगा उसमें इन दोनों में से किसी के भी आधार पे आपकी जन्मतिथि लिख देगा। ठीक है गाइज, तो ये नियम संख्या 8 का सब क्लोज 2 सब क्लोज 20 सब क्लोज सेकंड में बताया गया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इतने बड़े बड़े नियम एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे और हम इतने नियम कैसे याद रख पाएंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए इतने बड़े बड़े नियम वो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे वो सीधा सिंपल सा नियम पूछेगा, ज़्यादा ऊटपटांग नियम नहीं पूछेगा आपको। बस आपको ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब जॉब लगोगे उसके बाद में ये चीज़ें आपके काम आएगी। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, एक बार आप आराम से समझने का प्रयास करें। ठीक है गाइज, अब है नियम 8 का सब क्लोज 2 सब क्लोज 20 सब क्लोज थर्ड। यदि पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम है तो किस प्रमाण पत्र को डीओबी के रूप में स्वीकार करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र होता है ना, सबसे अच्छा सबूत 10वीं की अंक तालिका मानी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बता रखा है कि यदि पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम है, मान लो 8वीं पास, किसी पद की योग्यता 8वीं पास दे रखी है ना, और उस व्यक्ति ने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास नहीं कर रखी है ना, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो सबसे बढ़िया सबूत माना जाता है। अब उसने 10वीं पास नहीं कर रखी है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को किस आधार पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसके बारे में बता रखा है। कौन से नियम में? नियम 8 का सब क्लोज 2 सब क्लोज 20 सब क्लोज थर्ड के अंदर। तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ का निर्धारण कैसे किया जाएगा? नगर निकाय, या तो वो नगर निकाय से अपनी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, या फिर पंचायत से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, या फिर विद्यालय से जन्मतिथि का प्रमाण पत्र बनवा ले। तो इन तीनों में से वो कहीं से भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर दे देगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी सत्यापित मान ली जाएगी। ठीक है गाइज, यानी कि सही मान ली जाएगी। यदि ऐसा भी संभव नहीं हुआ तो मान लो अगर ऐसा भी संभव नहीं हुआ, नगर निकाय ने भी नहीं दिया बना के बर्थ सर्टिफिकेट, और पंचायत ने भी नहीं दिया, और विद्यालय ने भी नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि स्वयं कर्मचारी द्वारा घोषित डीओबी को स्वीकार कर लिया जाएगा। कर्मचारी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, जो जन्मतिथि बताएगा, उसी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है गाइज, नियम 8 का सब क्लोज 2 सब क्लोज सी में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि जो वर्क चार्ज एम्प्लॉय होता है उसकी दशा में अगर यदि वो नियमित हो गया तो कर्मचारी की सेवा पुस्तिका वाली डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी। यानी कि जो वर्क चार्ज जो एम्प्लॉय होते हैं ना, यदि वो नियमित हो गया, यानी कि उसका प्रोबेशन खत्म हो गया, मान लो उसको रेगुलर कर दिया, प्रोबेशन तो नहीं बोलना चाहिए कर, यदि उसको नियमित कर दिया यानी कि उसको स्थायी कर दिया ना, तो उस कर्मचारी की जो सेवा पुस्तिका में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होगी उसी को मान लिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन सा रहता है, तो आपको ये चीज़ें हार्ड लग रही होगी, ऐसा नहीं है। आप एक बार समझने का प्रयास करें और बाद में आप इनको याद करें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो वर्क चार्ज एम्प्लॉय होता है, अगर हम उसकी बात करें, आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्क चार्ज एम्प्लॉय की दशा में उसकी डेट ऑफ बर्थ का सत्यापन कैसे किया जाएगा। अगर मान लो उसको रेगुलर कर दिया, यानी कि उसको नियमित कर दिया, सेवा के अंदर स्थायीकरण हो गया, तो वर्क चार्ज एम्प्लॉय होता है, इसकी सर्विस बुक में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई होती है ना, उसी को मान लिया जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि कर्मचारी की जन्मतिथि में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि एक कर्मचारी अपनी जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन कैसे कराएगा, उसकी प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वित्त विभाग प्लस कार्मिक विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि कर्मचारी की जन्मतिथि में परिवर्तन, ये दो विभाग है, एक तो है वित्त विभाग और दूसरा है कार्मिक विभाग। तो इन दोनों विभागों की पूर्व अनुमति के बिना डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। डीओबी में काट छांट को रोकने हेतु सेवा पुस्तिका में अंकित डीओबी पर पारदर्शी टैप लगाया जाता है। यानी कि कर्मचारी की जो डीओबी होती है ना, डेट ऑफ बर्थ, उसमें काट छांट ना हो तो उसको रोकने हेतु जो कर्मचारी की सेवा पुस्तिका होती है, यानी कि जो सर्विस बुक होती है, उसके अंदर जो उसकी अंकित डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि उसमें जो उसकी जन्मतिथि लिखी हुई है,
उस पर एक पारदर्शी टैप लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि पारदर्शी टैप लगाने के बाद में वो आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई देगी और उसमें कांट छांट होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। और यह आदेश कब दिया गया था? 21 फरवरी 2012 को ये आदेश दिया गया था कि कर्मचारी की जो सेवा पुस्तिका होती है उसमें उसकी जन्म दिनांक के ऊपर पारदर्शी टैप लगाए, और यह निर्देश दिया था वित्त विभाग ने। ठीक है, यह निर्देश वित्त विभाग द्वारा दिया गया है। ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 9 के बारे में। 9 में दे रखा है कि नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जब आप पहली बार नियुक्ति पे आओगे, यानी कि जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, तो आपको जिस ऑफिस के अंदर आपको नियुक्ति मिली है तो आपको वहाँ पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है और आप नौकरी करने में सक्षम हो। यानी कि नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है नियम संख्या 9 में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये कौन से नियम के अंदर है? तो ये नियम संख्या 9 में है। अब देखिए, इसके बिना नियुक्ति संभव नहीं है, यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में शिथिलता सरकार दे सकती है। सरकार, मान लो अगर आपने प्रमाण पत्र नहीं दिया है ना, तो सरकार छूट दे सकती है आपको कि चलो ठीक है, आप महीने 2 महीने में कभी भी जमा करा देना। तो अगर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में अगर कोई छूट दे सकता है, शिथिलता दे सकता है, तो वो कौन दे सकता है? सरकार दे सकती है केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में छूट। ठीक है, कि आप 2 महीने बाद जमा करा देना, 3 महीने बाद जमा करा देना, ये फिर आप जमा ही मत कराना। कुछ भी हो, जो भी शिथिलता होगी, जो भी रिलैक्सेशन होगा, वो सब गवर्नमेंट दे सकती है। ये मैंने आपको बता दिया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में शिथिलता कौन दे सकता है? तो उसमें सरकार दे सकती है। ठीक है गाइज। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इनके लिए भी जरूरी है। कौन कौन से? जो अंशकालीन कर्मचारी होते हैं, इनके लिए भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। और ऑडिट बाबत कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। जो प्रथम वेतन बिल होता है और उसमें अगर ऑडिट की जानी है तो कर्मचारी का जो प्रथम वेतन बिल है उसके साथ भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 10 के बारे में। इसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या रहेगा उसके बारे में नियम संख्या 10 में बताया गया है। और ये जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है, यह मेडिकल ऑफिसर यानी कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। नियम संख्या अगर हम 11 की बात करें तो इसमें बता रखा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से नियम में बताया गया है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित कौन करेगा, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कौन करेगा, क्योंकि बता रखा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए, है ना। अब उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको डायग्रामेटिक रूप से समझाने का प्रयास किया। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर यानी कि CMHO और PMO। PMO का मतलब होता है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर और CMHO का मतलब होता है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। तो इन दोनों के द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किया जा सकता है, दोनों में से कोई भी हो। और जो महिला चिकित्सक यानी कि अगर कोई महिला कर्मचारी है उसकी नियुक्ति हो रही है ना, तो महिला कर्मचारी के प्रकरण में जो उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र रहेगा महिला कर्मचारी का, तो उस पर महिला चिकित्सक के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब गाइज हम पढ़ेंगे नियम संख्या 12 के बारे में, जिसमें बता रखा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्ति यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट किन किन को दी गई है। निम्नलिखित राज्य कर्मचारियों को छूट है। किन किन राज्य कर्मचारियों को छूट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा परीक्षण जिसका हो चुका, मान लो कोई भी कर्मचारी है जिसका नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा परीक्षण हो चुका, तो उसको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर्मचारी है ना, ऐसा तब होगा जब कोई कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षा पास करके आया हो तथा पूर्व वाली सेवा के नियमों के अनुसार पहले ही चिकित्सा परीक्षण हो गया हो। यानी कि मान लो जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है, जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपको आपका चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, है ना, और आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा के ऑफिस में देना पड़ेगा जहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, अब मान लो आपने वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दे दिया, आपने तैयारी की और आप RS बन गए, है ना। तो RS बनने के बाद में अब आपका मेडिकल परीक्षण नहीं किया जाएगा, यानी कि चिकित्सा परीक्षण नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि नियुक्ति से पूर्व, RS की नियुक्ति से पूर्व आपका चिकित्सा परीक्षण जूनियर अकाउंटेंट में हो गया। ठीक है गाइज, तो ऐसा तब होगा जब कोई कर्मचारी यानी कि आप कर्मचारी हो, आप जूनियर अकाउंटेंट हो,
आपने प्रतियोगी परीक्षा पास की, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा पास की और आप RS बन गए, है ना, तथा पूर्व वाली सेवा यानी कि जो जूनियर अकाउंटेंट में आपने सेवा दी उसमें आपने पहले से ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा के दे दिया, है ना, तो उन नियमों के अनुसार आपने पहले ही चिकित्सा परीक्षण करवा लिया, तो अब आपको RS के अंदर दोबारा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको छूट मिल जाएगी। दूसरा है उच्च सेवा के कर्मचारी जिनको 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, तो उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। चतुर्थ श्रेणी सेवा के जो कर्मचारी होते हैं, यदि उनके 6 माह से कम अवधि की सेवा होती है, उनको अस्थायी नियुक्त किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी सेवा के जो कर्मचारी होते हैं, इनको 6 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी नियुक्त किया जाता है ना, तो इस दशा के अंदर भी उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, उच्च सेवा का मामला अलग हो गया और चतुर्थ श्रेणी सेवा का मामला अलग हो गया। उच्च सेवा का मामला आ जाए तो वहाँ पर 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त करें तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर चतुर्थ श्रेणी सेवा की बात करें तो इसमें जो 3 महीना है ना, इसकी जगह 6 महीना आ जाएगा, यानी कि 6 माह से कम अवधि के लिए इनको भी अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, उच्च सेवा वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको भी। और चतुर्थ श्रेणी जो सेवा के जो कर्मचारी होते हैं, इनको भी अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाए 6 महीने से कम अस्थायी, यानी कि दोनों को, चतुर्थ श्रेणी सेवा और उच्च सेवा दोनों को अस्थायी नियुक्त किया जाएगा। उच्च सेवा वालों को तो 3 महीने से कम अगर नियुक्त किया जाए और चतुर्थ श्रेणी सेवा वालों को अगर 6 महीने से कम के लिए नियुक्त किया जाए अस्थायी रूप से, तो इनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए छूट मिल जाती है। चौथा है अस्थायी कर्मचारी जिसका चिकित्सा परीक्षण पूर्व में हो चुका, कोई कर्मचारी है वो अस्थायी है और जिसका चिकित्सा परीक्षण पूर्व में हो चुका, तो इसको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। और सेवा में बिना व्यवधान के अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया गया हो कर्मचारी, है ना, कोई भी कर्मचारी हो जो जिसकी सेवा में बिना व्यवधान के अन्य कार्यालय में उसका ट्रांसफर कर दिया है ना, तो उसको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आप जिस विभाग में हो उस विभाग से हटाकर आपको किसी दूसरे विभाग में लगा दिया, तो वहां पर आपको उस विभाग में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात अगर किसी को पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट रहेगी। ठीक है गाइज। शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारी जिसकी नियुक्ति नियोजन कार्यालय द्वारा हो तथा जिसका स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा बोर्ड द्वारा कर लिया गया हो, तो उसको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको गाइज बता दिया नियम संख्या 12 में, नियम संख्या 12 में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्ति किन किन को दी गई है उसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। निम्नांकित परिस्थितियों में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वो कौन कौन सी कंडीशंस है, वो कौन कौन सी दशाएं हैं जिनमें चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पढ़िए। वह राज्य कर्मचारी जो पेंशन के अयोग्य सेवा से सरकार के अधीन उच्च सेवा में पदोन्नत किया जाने पर, कोई भी राज्य कर्मचारी है, ठीक है, वो पहले लोकल फंड से उसको वेतन मिल रहा था, है ना, अब उसको सरकार भुगतान करेगी संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से, है ना। तो वह राज्य कर्मचारी जो पेंशन के अयोग्य सेवा में था पहले, है ना, अब कहाँ आ गया, वो सरकार के अधीन आ गया, उच्च सेवा के अंदर पदोन्नति हो गई उसकी, ठीक है। तो पहले उसको वेतन मिलता था कहाँ से, लोकल फंड से, और अब कहाँ से मिलेगा, संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से। तो इस दशा के अंदर उसको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। त्यागपत्र या सेवा जब्ती के बाद अगर किसी को पुनर्नियुक्त किया गया है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि किसने अगर त्यागपत्र दे दिया और उसकी पहले वाली सेवा को जब्त कर लिया, है ना, और उसके बाद में उसको वापस पुनर्नियुक्त अगर किया जाता है तो उसको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है, अनिवार्य है। शेष स्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी निर्णय लेगा कि उसको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है या नहीं। इन दोनों कंडीशन में तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। इसके अलावा जो भी स्थितियां बनेगी उनमें जो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है, वो निर्णय लेगा कि उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है या नहीं। ठीक है गाइज। गाइज अब हम बात करेंगे जब कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जांच में अयोग्य घोषित हो जाए तो क्या होगा। मान लो कोई कर्मचारी है, उसने अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लिया,
और उसमें वो अयोग्य घोषित हो गया, तो अब क्या होगा, उसमें यह होगा कि जो नियुक्ति प्राधिकारी है उसके द्वारा उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, अर्थात पहले अनफिट हो जाए फिर फिट वाला प्रमाण पत्र दे दे तो भी अनफिट माना जाएगा। मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक है, ये कोई कर्मचारी है, इसने अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाया और उसमें वो क्या पाया, अनफिट, उसमें वो अनफिट पाया गया है। अब बाद में उसने मान लो डॉक्टर को पैसा वैसा दे दुआ के अपना फिट वाला सर्टिफिकेट बनवा लिया और नियुक्ति प्राधिकारी को दे दिया कि सर मैं अब फिट हो गया हूँ तो आप मेरे को सेवा के अंदर ले लें। देखिए अगर वो एक बार अनफिट हो गया ना, एक बार अगर वो अनफिट हो गया तो उसको सेवा के अंदर नहीं लिया जाएगा। ठीक है गाइज, जो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है, वो उसको फिर बाद में एक बार वो अनफिट हो गए तो फिर अनफिट ही माना जाएगा। फिट वाला सर्टिफिकेट ला के दे दे तो भी उसको अनफिट ही माना जाएगा, क्योंकि वो फिट वाला सर्टिफिकेट तो पैसे दे के बनवा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जांच में अयोग्य घोषित हो जाए तो क्या होगा, तो वो हमेशा अनफिट ही माना जाएगा। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 13 की, जिसमें सेवा की आधारभूत शर्तें के बारे में बताया गया है। तो इसमें यह दे रखा है कि सबसे पहला पॉइंट यह है, क्या क्या आधारभूत शर्तें हैं, कर्मचारी 24 घंटे सरकार की इच्छा पर रहेगा। यानी कि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो आप ये नहीं सोचोगे कि हमारा टाइम तो 9:30 से 6 है, तो ठीक है इसके बाद में हमारे को घर जाना, आराम से खाना पीना सोना है और घूमने जाना है। नहीं, आपके पास ऑफिस से, कार्यालय से, दफ्तर से फ़ोन आ सकता है, कोई ज़रूरी काम के लिए आपको ऑफिस में जाना पड़ सकता है, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो। अगर आपके पास रात को 2 बजे कॉल आ गया तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा और जो भी आपका ज़रूरी काम है उसको आपको निपटाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, मतलब आप मना नहीं कर सकते कि हमारी तो अभी छुट्टी चल रही है। मान लो आपको रात को 2 बजे फ़ोन आया ऑफिस से और आपको बोले कि अभी अर्जेंट काम है तो आप ऑफिस के अंदर आइए, है ना, तो आप मना नहीं करो कि भाई साहब मेरे को नींद आ रही है, आप परेशान मत करो और अभी मैं तो रात का समय है और मैं क्यों आऊँ, है ना, तो आप मना नहीं करोगे। ठीक है गाइज, आप मना नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें यही बता रखा है नियम संख्या 13 में सेवा की आधारभूत शर्तों के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है कर्मचारी 24 घंटे सरकार की इच्छा पर रहेगा। दूसरा पॉइंट है अतिरिक्त पारिश्रमिक के दावे के बिना सक्षम प्राधिकारी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार से नियोजित कर सकता है। अब मान लो सक्षम प्राधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वो आपको किसी भी प्रकार से मतलब ऑफिस के अंदर आपको बुला लेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, काम पड़ेगा ऑफिस के अंदर तो आपको बुला लिया जाएगा। अब आप ये नहीं कहोगे कि साहब मैंने तो आपने रात को बुला लिया या फिर सुबह जल्दी बुला लिया या फिर शाम को देर तक काम किया मैंने ऑफिस में तो आप मेरे को अतिरिक्त पारिश्रमिक दें, तो आप उसका क्लेम यानी कि दावा नहीं कर सकते अतिरिक्त पारिश्रमिक का, और अतिरिक्त पारिश्रमिक के दावे के बिना आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अब हम पढ़ेंगे नियम संख्या 14 के बारे में। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसको 3 भागों में बांट दिया। नियम संख्या 14 क, 14 ख और 14 ग। ठीक है, तो नियम संख्या 14 क में क्या दे रखा है, इसमें यह दे रखा है कि एक स्थायी पद पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। पद एक है, ठीक है, स्थायी पद कितने हैं, एक है, स्थायी पद तो एक है ना, तो इस पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, यानी कि अस्थायी रूप से तो नियुक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता एक पद पर, और वो पद कैसा स्थायी पद है, यानी कि एक स्थायी पद पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। 14 ख की हम बात करेंगे तो इसमें दे रखा है कि एक कर्मचारी को एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता, अस्थायी नियुक्ति में ऐसा संभव है। 14 ग की अगर हम बात करें तो किसी पद पर अन्य का पदाधिकार हो तो उस पद पर किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कोई एलडीसी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पदाधिकार क्या होता है, लेन क्या होता है। कोई मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, ठीक है गाइज, आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आपने 2 साल का प्रोबेशन भी, परिवीक्षा काल भी पूरा कर लिया, तो आपको सरकार क्या कर देगी, स्थायी कर देगी, है ना। जिस पद पर आप काम कर रहे हो ना, उस पद पर आपका पदाधिकार यानी कि आपका अधिकार बन जाएगा, आप उस पद पर काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि स्थायी पद पर जो आपको अधिकार मिलता है उसी को हम बोलते हैं पदाधिकार, है ना। अब इसमें यह दे रखा कि किसी पद पर अन्य का पदाधिकार हो, है ना। मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, है ना, तो इस पोस्ट पर क्या हो गया, आपका पदाधिकार हो गया, है ना। तो किसी पद पर अन्य का पदाधिकार हो तो उस पद पर किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जाएगा, है ना।
अब मान लो आप 10 दिन की छुट्टी पे घर चले गए, है ना, तो आपके ये पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाया जाएगा, स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि अस्थायी रूप से तो उसको लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी जगह स्थायी रूप से किसी दूसरे को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है गाइज। जैसे मान लो कोई एलडीसी है, उसका सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट में हो गया। ठीक है गाइज। अब इधर मान लो उसने 5 साल की सेवा की, एलडीसी ग्रुप में 5 साल की सेवा की, और वो अब जूनियर अकाउंटेंट बन गया, इधर आ गया वो, है ना। समझना ध्यान से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मान लो वो 1 वर्ष की सेवा उसकी पूरी हो गई। अब वो सोचे कि यार मेरे को तो जूनियर अकाउंटेंट की जॉब अच्छी नहीं लगी, वापस मैं एलडीसी में जाना चाहता हूँ, तो एलडीसी में वो वापस जा सकता है, क्योंकि अभी इसका स्थायीकरण नहीं हुआ, इधर इसको पदाधिकार नहीं मिला, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अभी इसको पदाधिकार नहीं मिला। इस पोस्ट पर पदाधिकार कब मिलेगा? जब यहाँ पर 1 वर्ष की बजाय 2 वर्ष का उसका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा और परिवीक्षा काल पूर्ण करने का उसका अब आदेश, जब आदेश मिल जाएगा तो पदाधिकार यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट की जो प्रोबेशन पीरियड में 2 साल तक रहेगा, तो 2 साल तक के दौरान इस कर्मचारी का पदाधिकार पहले वाली पोस्ट पर रहेगा एलडीसी के ऊपर, है ना, क्योंकि एलडीसी पर तो वो पहले से ही 5 साल की सेवा करके आया है, पहले से स्थायी है वो, है ना, पहले से वो स्थायी है, तो इस पर उसका पदाधिकार बना रहेगा। अब इधर 2 वर्ष तक का वो प्रोबेशन, यानी कि यहाँ पर जब तक उसका स्थायीकरण नहीं होगा तब तक उसका पदाधिकार यहाँ बना रहेगा, और यहाँ पर जैसे उसका स्थायीकरण हुआ तो पदाधिकार यहाँ समाप्त हो जाएगा और इस पर पदाधिकार बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किसी पद पर अन्य का पदाधिकार हो तो उस पद पर किसी दूसरे कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जाएगा। नियम संख्या 15 की बात करें तो इसमें पदाधिकार के बारे में दे रखा है कि आखिर में पदाधिकार क्या होता है, लेन क्या होता है, ये आपके नियम संख्या 15 में दे रखा है। इसमें यह बता रखा है कि जब कर्मचारी को एक स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए तो वह उस पद पर पदाधिकार अर्जित कर लेगा, साथ ही पूर्व पद वाला पदाधिकार इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, कोई एलडीसी है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर हो गया। ठीक है गाइज, तो 2 वर्ष का जो परिवीक्षा काल, 2 वर्ष तक का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर, तब तक वो इस पर अस्थायी माना जाएगा, क्योंकि अभी उसका परिवीक्षा काल चल रहा है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर अस्थायी है। अब जहाँ पर वो अस्थायी रहेगा तो उस पोस्ट पर उसका पदाधिकार नहीं रहेगा, जबकि उससे पहली वाली पोस्ट जो एलडीसी की पोस्ट है ना, उस पर उसका पदाधिकार बना रहेगा। अब जैसे ही इधर से उसका 2 वर्ष का परिवीक्षा काल खत्म हुआ, यानी कि उसको स्थायी कर दिया, 2 वर्ष पूर्ण हो गए, उसको स्थायी कर दिया, तो एलडीसी के पद से उसका पदाधिकार खत्म हो जाएगा और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर उसको पदाधिकार मिल जाएगा। यानी कि मैंने आपको ये बता रखा है कि पदाधिकार, ये आप ज़्यादा इसमें मत फंसो, मैंने आपको बता दिया वैसे ही बोल बोल के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, चलो मैंने काट दिया, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 2 वर्ष परिवीक्षा काल चल रहा है उसका, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर उसका परिवीक्षा काल चल रहा है 2 वर्ष का, यानी कि अस्थायी है, तो इस दशा में पदाधिकार एलडीसी की पोस्ट पर बना रहेगा। ठीक है, और 2 वर्ष उसने पूर्ण कर लिया, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर उसको स्थायी कर दिया, तो पदाधिकार जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर आ जाएगा, और जबकि यहाँ से पदाधिकार एलडीसी की पोस्ट से हट जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन ना हो। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप भी समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, तो गाइज अब हम नियम संख्या 16 के बारे में बात करेंगे। इसमें यह बता रखा है कि जब तक किसी कर्मचारी का पदाधिकार निलंबित या स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता तब तक उस पद पर उसका पदाधिकार बना रहेगा, है ना, निम्न स्थितियों में बना रहेगा। यानी कि मान लो अगर किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, या स्थानांतरित यानी कि उसको वहाँ से हटा दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उसी स्थिति में तो कर्मचारी का पदाधिकार उस पद से खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो उसको निलंबित भी नहीं किया और उसको स्थानांतरित भी नहीं किया, तो इन दशाओं के अंदर भी वो कर्मचारी का पदाधिकार बना रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन स्थितियों के अंदर भी कर्मचारी का पदाधिकार बना रहेगा जब तक कि उसको निलंबित या स्थानांतरित नहीं किया जाए, जब वह उसी पद के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो। जैसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, ठीक है गाइज, आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आप उसी पद के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हो, यानी कि उसी पद के जो काम है उसी को आप कर रहे हो, है ना, तो आपका पदाधिकार बना रहेगा उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश सेवा के दौरान हो आप,
तो भी आपका पदाधिकार बना रहेगा। विदेश सेवा क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार आप पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है गाइज। अन्य पद पर, अगर आपको दूसरे पद पर अस्थायी रूप से काम करना पड़ रहा है ना, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट हो और आप एलडीसी का काम भी देख रहे हो, अस्थायी रूप से काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पदाधिकार जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर बना रहेगा। कार्यवाहक रूप से कार्य करने के दौरान, मान लो आप कार्यवाहक रूप से काम कर रहे हो, एक तरह से अस्थायी हो गया ये भी, है ना, कार्यवाहक रूप से, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट हो और आपको एलडीसी का चार्ज भी दे दिया, तो इस पर आप कार्यवाहक काम कर रहे हो, एक तरह से स्थायी नहीं हो, तो इस दौरान भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पदाधिकार जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। अब गए से पहले मैं आपको ये दोनों पढ़ाऊंगा। अवकाश के दौरान मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आप 10 दिन की छुट्टी लेके मान लो कहीं घूमने चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 दिन क्या आप 20 दिन घूमो, तो इस छुट्टियों के दौरान भी, यानी कि अवकाश के दौरान भी आपका उस पद पर पदाधिकार बना रहेगा। निलंबन के दौरान भी कर्मचारी का अपने पद पर पदाधिकार बना रहेगा। निलंबन, मान लो किसी कारण से किसी कर्मचारी को निलंबित कर दिया और उसको सस्पेंड कर दिया, तो उसका केस कोर्ट में चलता रहेगा, जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तो उसका उस पद पर पदाधिकार बना रहेगा। यदि इसके पक्ष में फैसला आ गया, यानी कि ये एकदम निर्दोष है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसका पदाधिकार लगातार चलता रहेगा। और इसकी यदि इसको दोषी ठहरा दिया, यानी कि ये इसमें गलत है, वास्तव में इसकी गलती है, इसने कुछ गड़बड़ी की है, तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा और उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक है गाइज। जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता, यानी निलंबन की अवधि चल रही है, उसकी निलंबन चल रहा है, उसका निलंबन का मतलब यह है कि अभी कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आया और उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस दौरान भी उस अधिकारी का अपने पद पर पदाधिकार बना रहेगा। नियम संख्या 17 में पदाधिकार का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ लेन के बारे में बता रखा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 17 क के बारे में। एक कर्मचारी का उसके द्वारा धारित स्थायी पद से पदाधिकार निलंबित कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? यदि उसकी नियुक्ति निम्नलिखित में से किसी पद पर स्थायी रूप से हो जाए। ऑन टेन्योर पोस्ट, यानी कि सावधि पद पर उसकी नियुक्ति हो गई, तो उसका स्थायी पद से पदाधिकार निलंबित कर दिया जाएगा। उस पद पर अंतःकालीन नियुक्ति, जिस पर अन्य कर्मचारी का पदाधिकार होता, यदि उसका पदाधिकार किसी कारण से निलंबित नहीं किया गया होता, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 17 के बारे में। सरकार निम्न दशाओं में कर्मचारी का उसके पद से पदाधिकार निलंबित कर सकती है। भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर चला गया तो उसकी पदाधिकार निलंबित कर सकती है सरकार। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण होने पर, 17 सब क्लोज क में अंकित परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में किसी दूसरे कैडर में कार्यवाहक रूप से स्थानांतरित कर्मचारी के संबंध में यदि सरकार को लगे कि वह कर्मचारी जिस पद पर अपना पदाधिकार रखता है उस पर 3 वर्ष तक उसके लौटने की संभावना नहीं है। अब हम नियम 17 ग पढ़ेंगे। इसमें क्या दे रखा है? यदि सावधि पद पर कार्यरत कर्मचारी को किसी अन्य स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए तो सावधि पद से पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। निलंबित नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में। कहने का मतलब यह है कि कोई सावधि पद पर कार्यरत कर्मचारी था, ठीक है, अब उसको क्या किया कि अन्य किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से उसको नियुक्त कर दिया, है ना, तो सावधि पद से जो उसका पदाधिकार बना हुआ है सावधि पद पर वो समाप्त हो जाएगा। निलंबित नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में। ऐसी दशा में उसका जो पदाधिकार होता है वो निलंबित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब देखिए गाइज, अब हम पढ़ेंगे नियम 17 घ में। इसमें क्या दे रखा है? इसमें यह दे रखा है कि पदाधिकार निलंबित होने पर उस पद को नई नियुक्ति द्वारा स्थायी रूप से भरा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई मान लो कोई एलडीसी है ना, और उसको कर दिया निलंबित, ठीक है, अब इसकी जगह नई नियुक्ति द्वारा स्थायी रूप से इसको भरा जा सकता है, यानी कि इसकी जगह किसी और को लगाया जा सकता है, स्थायी रूप से नई नियुक्ति द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है, और ये इसको कर दिया निलंबित। लेकिन पदाधिकार पुनः बहाली होने पर पहले वाला कर्मचारी पदाधिकार प्राप्त कर लेगा तथा नया व्यक्ति का उस पद से पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये पहले एलडीसी था, इसको कर दिया सस्पेंड। अब ये एक वैकेंसी खाली हो गई ना, तो इसकी जगह क्या हुआ कि बी नाम के व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया। अब ये ए का केस कोर्ट में चल रहा है, ठीक है गाइज। अब ये केस जीत गया, तो ये ए केस जीत गया तो वापस अपने पद पर आ जाएगा और पदाधिकार प्राप्त कर लेगा। और जो नया व्यक्ति आया था ना बाद में बी, इसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा और ए को वापस अपना पदाधिकार मिल जाएगा। नोट में क्या है? नई नियुक्ति वाला कर्मचारी अंतःकालीन नियुक्त माना जाएगा तथा पदाधिकार भी अंतःकालीन माना जाएगा।
जो ये बी आया ना नया व्यक्ति, इसकी जगह, क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया था, ये ए नाम का एलडीसी है, इसको पहले सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी जगह बी को लाया गया था, है ना। नई नियुक्ति वाला कर्मचारी कौन है? बी। तो इसकी जो नियुक्ति है ना वो अंतःकालीन मानी जाएगी, यानी कि प्रोविजनल मानी जाएगी, ठीक है। और इसका पदाधिकारी भी कैसा माना जाएगा? प्रोविजनल, यानी कि अंतःकालीन माना जाएगा। 17 सब क्लोज निर्णय की बात करें तो इसमें बता रखा कि निलंबित पदाधिकारी की बहाली, रिवाइवल ऑफ सस्पेंडेड लियन। नियम 17 क में वर्णित कारणों से नए पद पर बाद में अर्जित किया गया पदाधिकार समाप्त हो जाए तो उस कर्मचारी का अपने पूर्व पद पर निलंबित पदाधिकार पुनः बहाल हो जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊं, कोई एलडीसी है, ए नाम का कोई एलडीसी है, अब इसको कर दिया निलंबित, ठीक है गाइज, इसको क्या कर दिया? इसको निलंबित कर दिया। अब इसकी जगह नया व्यक्ति आ गया बी, ठीक है। ये पहले मान लो 4th क्लास में था ये, है ना, यानी कि 4th क्लास सेवा के अंदर था ये। अब 4th क्लास सेवा में था और इसका चयन हो गया एलडीसी के पद पर, और ए हो गया निलंबित। अब जब ए निलंबित हुआ तो ये सीट खाली हो गई, ठीक है। और इधर ऑलरेडी 4th क्लास का ये बी नाम का कोई नया आदमी है, ये पहले 4th क्लास में था और इसने परीक्षा एलडीसी पास कर ली और सरकार ने इसको इस पद पर लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि ए की सीट खाली हो गई, वो सस्पेंड हो गया, ठीक है। अब बी यहाँ पर काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में ए केस जीत के आ गया वापस और अपना पदाधिकार इस एलडीसी की पोस्ट पर प्राप्त कर लेगा। अब इस दशा में क्या होगा कि बी का पदाधिकार इस पोस्ट से खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वापस इसी पोस्ट पर जो पहले वाली पोस्ट थी ना उस पर बी का पदाधिकार वापस इसको मिल जाएगा। इसका मतलब यह है, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम 17 में। इसमें क्या दे रखा है? निलंबित पदाधिकार तभी पुनः बहाल होगा जब उस कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा समाप्त हो जाए। मान लो कोई कर्मचारी है, वो प्रतिनियुक्ति और विदेश सेवा पर चल रहा है, तो इस दौरान उसका पदाधिकार निलंबित माना जाएगा, और मान लो उसकी प्रतिनियुक्ति और विदेश सेवा समाप्त हो गई तो उसका पदाधिकार पुनः बहाल हो जाएगा। या फिर कोई कर्मचारी अन्य कैडर में काम करना बंद कर दें। कोई कर्मचारी है, वो अपने कैडर से दूसरे कैडर में काम कर रहा है जाके, और उस दूसरे कैडर में जब वो काम करना बंद कर देगा, जो पहले वाले कैडर में जो उसका जिस पोस्ट पर जिस पद पर उसका पदाधिकार था वो वापस बहाल हो जाएगा, ठीक है गाइज। यदि कर्मचारी अवकाश लेने के पश्चात, मान लो कोई कर्मचारी ने अवकाश ले लिया और यह सुनिश्चित हो जाए, मतलब ये पता लग जाए हमारे को कि अवकाश से लौटने पर भी भारत से बाहर रहेगा वो कर्मचारी, या फिर विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहेगा, ठीक है, या इसके अलावा अन्य संवर्ग यानी कि कैडर में कार्यरत रहेगा। मतलब कोई कर्मचारी अवकाश पे था, है ना, और अवकाश लेने के बाद में हमारे को इन तीन चीज़ों का पता लग जाए कि कर्मचारी अवकाश से लौटने पर भी भारत से बाहर रहेगा, या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहेगा, या अन्य संवर्ग यानी कि कैडर में कार्यरत रहेगा, तो इन तीनों ही स्थितियों में यह लगे कि वह 3 वर्ष तक अनुपस्थित रहेगा, है ना, तो उसका निलंबित पदाधिकार बहाल नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको एक के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। नोट: अगर कर्मचारी अपने कैडर के बाहर स्थानांतरित हो जाए एवं स्थानांतरण से 3 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाला हो तो स्थायी पद से उसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। ये कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। नियम संख्या 18 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि पदाधिकार को समाप्त करना यानी कि टर्मिनेशन ऑफ लियन, पदाधिकार को समाप्त कैसे किया जा सकता है। 18 क में बता रखा है, एक कर्मचारी का किसी पद से पदाधिकार किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जाएगा, उसकी सहमति से भी नहीं किया जा सकता। ये 18 क में बता रखा है। 18 ख में क्या बता रखा है, कर्मचारी अपने संवर्ग के अलावा अन्य संवर्ग में स्थायी पद पर नियुक्त हो जाता है तो पूर्व वाले पद का पदाधिकार दूसरे पद पर पदाधिकार प्राप्त करते ही खत्म हो जाएगा। मान लो कोई कर्मचारी है, वो अपने कैडर के अलावा किसी दूसरे कैडर में स्थायी पद पर नियुक्त हो जाता है, ठीक है, तो पूर्व वाले पद का पदाधिकार दूसरे पद पर पदाधिकार प्राप्त करते ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। कोई मान लो कोई जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है, तो ये वाला जूनियर अकाउंटेंट का कैडर अलग है। अब इस जूनियर अकाउंटेंट का सिलेक्शन मान लो RS के अंदर हो गया, तो RS का कैडर अलग, जूनियर अकाउंटेंट का कैडर अलग, ठीक है, तो ये दोनों कैडर अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसमें ये जूनियर अकाउंटेंट इस दूसरे कैडर में स्थायी रूप से नियुक्त हो गया। कैसा हो गया? स्थायी रूप से नियुक्त हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर स्थायी रूप से नियुक्त हुआ तो इसका पहले वाला जूनियर अकाउंटेंट के पद पे जो पदाधिकार था वो क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। नोट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं ना, तो इनके रूप में यानी कि एसपीएससी और यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी कर्मचारी को सेवा हेतु नियुक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? नियुक्त किए जाते ही सरकारी पद से पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। केवल नियुक्त किए जाते ही, यानी कि इसमें यह नहीं है कि आपको स्थायीकरण करना पड़ता है या फिर कुछ और करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मान लो कोई भी अधिकारी है, उसको राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया, तो जैसे ही नियुक्त किया, नियुक्त होते ही सरकारी पद से पदाधिकार समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ऐसा पंगा नहीं है कि उसको पहले स्थायी होना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल नियुक्त होते ही सरकारी पद से उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये एक छोटा सा टॉपिक है, अधिसंख्य पद यानी कि सुपर न्यूमररी पोस्ट क्या होती है। अब अधिसंख्य पद का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है? स्थायी पदाधिकार के पात्र वे अधिकारी जो स्थायी पदों के अभाव में पदाधिकार से वंचित रहते हैं के लिए सर्जित किए जाते हैं। मतलब ये अधिसंख्य पद सुपर न्यूमररी पोस्ट ये क्रिएट किए जाते हैं और इनके सर्जनकर्ता सक्षम प्राधिकारी होते हैं। और ये सुपर न्यूमररी पोस्ट यानी कि अधिसंख्य पद क्यों सर्जित किए जाते हैं? मान लो कोई कर्मचारी है, उसको स्थायी पदाधिकार नहीं मिला और वो स्थायी पदाधिकार का पात्र है। ठीक है, और इनके लिए मान लो कोई पद नहीं है, पदों का अभाव है। ठीक है, और ये पदाधिकार से वंचित है, तो इनको पदाधिकार देने के लिए ये नए पोस्ट बनाए, ये इनको क्रिएट किया जाता है, इनको सृजित किया जाता है। तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा पद बनाए जाते हैं किसी को पदाधिकार देने के लिए, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं अधिसंख्य पद। यानी कि ये संख्या जो उनकी निश्चित संख्या होती है उससे अधिक संख्या में ये पद बना दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अधिसंख्य पद यानी कि सुपर न्यूमररी पोस्ट। ये कल्पित पद यानी कि शैडो पोस्ट होते हैं, इनके साथ कोई कर्तव्य जुड़ा नहीं होता। ये एक तरह से छाया पद होते हैं, कल्पित पद होते हैं। ठीक है, और इनके साथ कोई कर्तव्य जुड़ा नहीं होता, यानी कि इनको काम वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल इनको पदाधिकार, स्थायी पदाधिकार देने के लिए सरकार क्या होती है कि एक्स्ट्रा पद क्रिएट कर देती है। ठीक है, यह व्यक्तिगत पद होता है, किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को पदाधिकार देने के लिए ये पद सृजित किए जाते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? यह व्यक्तिगत पद होता है जो किसी अधिकारी के लिए विशिष्ट रूप से सर्जित किया जाता है। पदोन्नति के लिए भी इनका सर्जन किया जा सकता है, यानी कि प्रमोशन के लिए भी इनका सर्जन किया जा सकता है। मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, ठीक है गाइज, और आपका प्रमोशन हो गया AO सेकंड पर। ठीक है, और AO सेकंड के मान लो किसी विभाग में 20 ही सीट है और 20 पहले से लगे हुए हैं और आप भी चले गए, तो बताओ अब आपको कहाँ लगा जाएगा? तो सरकार क्या करेगी कि अधिसंख्य पद 1 बना देगी आपके लिए, यानी कि अधिक बनाएगी, 20 से अधिक 1 ये बना दिया है ना। तो ये अधिक होते हैं जो जिस विभाग में जो स्वीकृत पद संख्या होती है उससे अधिक होने के कारण इनको हम बोलते हैं अधिसंख्य पद। तो ये सरकार, ये कल्पित पद होती है, शैडो पोस्ट होता है, और इनके साथ कोई कर्तव्य नहीं जुड़ा होता है, तो सरकार ये सर्जित कर देती है। अब ये सर्जित क्यों करती है? क्योंकि ताकि आपको पदाधिकार मिल सके। ठीक है गाइज, तो ये पदोन्नति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पदोन्नति के लिए भी इनका सर्जन किया जाता है। अब हम नियम संख्या 19 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बता रखा कि पदाधिकार का स्थानांतरण, यानी कि सरकार किसी राज्य कर्मचारी के पदाधिकार को उसी संवर्ग के दूसरे स्थायी पद पर स्थानांतरित कर सकती है। ठीक है गाइज, जब कर्मचारी ढंग से कार्य ना करें तो पदाधिकार का स्थानांतरण कर दिया जाता है। मान लो कोई AO सेकंड है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, इसको वापस जूनियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट है ना उस पर लगा देगी वापस, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रहा। अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो कर्मचारी के पदाधिकार को उसी संवर्ग के दूसरे स्थायी पद पर स्थानांतरित कर सकती है। दोनों, क्योंकि कैडर सेम होना चाहिए, उसी संवर्ग है ना, तो ये दोनों का कैडर सेम ही है ना। राजस्थान अधीनस्थ लेखा संवर्ग, यानी कि राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक कैडर हो गया, कैडर का नाम हो गया। तो इस कैडर में ये दोनों पोस्ट आते हैं। अगर कोई AO सेकंड अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर उसका पदाधिकार स्थानांतरित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 20 के बारे में, जिसमें राज्य कर्मचारियों का स्थानांतरण कैसे होता है और इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इनका स्थानांतरण सरकार करेगी
एक पद से दूसरे पद पर, ठीक है। अगर कर्मचारी ढंग से कार्य ना करे, अब स्थानांतरण कब होता है? जब कर्मचारी ढंग से कार्य ना करे या फिर कर्मचारी ने लिखित में दे दिया, है ना, तो इसमें क्या होगा? इस दशा में ऐसे पद पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जिसका वेतन स्थायी पद के वेतन से कम। कहने का मतलब यह है कि अगर कर्मचारी ढंग से कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, या लिखित में उसने सूचना दे दी कि मेरा ट्रांसफ़र करो, तो इसका ट्रांसफ़र सरकार ऐसे पद पर ट्रांसफ़र नहीं करेगी जिसका वेतन स्थायी पद के वेतन से कम हो। मान लो उसका स्थायी वेतन था, उसका स्थायी पद था मान लो जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। अब वो ढंग से काम नहीं कर रहा या फिर वो लिखित में सूचना दे रहा सरकार को कि साहब मेरा ट्रांसफ़र करो, है ना, तो इन दोनों ही दशाओं में अब सरकार उसका ट्रांसफ़र कर देगी, लेकिन ऐसे पद पर नहीं करेगी। मान लो वो एलडीसी का पद हो गया, एलडीसी को कम तनख्वाह मिलती है और जूनियर अकाउंटेंट को अधिक तनख्वाह मिलती है, तो उसका ट्रांसफ़र ऐसे पद पर नहीं किया जाएगा जिसका वेतन स्थायी पद के वेतन से कम हो, है ना। अब स्थायी पद तो इसका जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है, यहाँ पर इसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और एलडीसी को कम पैसा मिलता है, तो सरकार इस दशा में उसका ट्रांसफ़र ऐसे पद पर नहीं कर सकती जिसका वेतन स्थायी पद के वेतन से कम हो, ठीक है गाइज। शेष परिस्थितियों व नियम 50 में आने वाले प्रकरणों के अनुसार स्थानांतरण कैसे किया जाएगा? ऐसे पद पर किया जा सकता है जिसका वेतन स्थायी पद वाले वेतन से कम हो। तो दोनों के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि नियम संख्या 20 में क्या है। गाइज जो ये नियम संख्या 21 है, आप इसको एक बार छोड़ दो। इसमें एनपीएस, जीपीएफ यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जनरल प्रोविडेंट फंड, राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल रिलीफ फंड, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इनके बारे में बता रखा है। अभी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इनमें संशोधन कर दिया क्योंकि एनपीएस खत्म हो गया और ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होने वाला है। तो ये इसमें आप इसको अभी मत पढ़ो क्योंकि सरकार ने इनमें संशोधन पूरी तरह से कर दिया, तो नियम 21 अभी आप मत पढ़ो। मैं जैसे अपडेट पूरी मिलेगी तो मैं आपको नियम 21 बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 22 के बारे में। इसमें क्या दे रखा है? वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्त, ठीक है। नियम 22 में क्या दे रखा है? वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्त। किसी भी पद पर कार्य ग्रहण करते ही वेतन भत्ते मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है गाइज। आपने जैसे जूनियर अकाउंटेंट का पद कार्य ग्रहण किया तो आपको वेतन भत्ते मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। किसी भी पद से कार्यमुक्त होते ही वेतन भत्ते मिलना खत्म हो जाएंगे। कर्मचारी कार्यभार अगर मध्याह्न पश्चात ले, यानी कि कर्मचारी अपना कार्यभार मध्याह्न पश्चात 12 बजे बाद ले तो वेतन भत्ते अगले दिन से मिलेंगे। और यदि कर्मचारी अपना कार्यभार मध्याह्न पूर्व यानी कि 12 बजे से पहले ले तो वेतन भत्ते उसी दिन से मिलेंगे। जैसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, ठीक है गाइज, और आपने जिस विभाग में आपको पोस्टिंग मिलेगी आप वहाँ चले गए, लेकिन कब गए? 12 बजे बाद। अगर आप 12 बजे बाद जा रहे हो उस विभाग में नियुक्ति लेने तो उस दिन का आपको वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे, आपकी नियुक्ति अगले दिन से मानी जाएगी। अगर आप 12 बजे से पहले यानी कि मध्याह्न पूर्व ले, यानी कि 12 बजे से पहले अगर आप ज्वाइनिंग लें, ठीक है, तो आपको वेतन भत्ते उसी दिन से मिलेंगे जिस दिन आपने ज्वाइन किया, ठीक है। नोट, त्यागपत्र स्वीकारने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? ठीक है गाइज, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस प्राधिकारी ने सेवा या पद पर नियुक्ति दी वही त्यागपत्र स्वीकारने हेतु सक्षम है। त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की परिस्थितियां कौन कौन सी है, यानी कि त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक अनिच्छुक राज्य कर्मचारी को राजकीय सेवा में रखना राजकीय हित में नहीं है। सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यानी कि हम वो परिस्थितियां पढ़ेंगे जिनमें कर्मचारी का त्यागपत्र नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है गाइज। महत्वपूर्ण कार्य पर लगाए गए कर्मचारी का त्यागपत्र तुरंत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा तब किया जा सकता है कब? जब उस पद को भरने की उचित वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास हो जाए तो उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है गाइज, जा सकता है। उसने जो गड़बड़ी की है उसको वो वापस उसे पैसा लिया जा सकता है उस दंड के रूप में, तो उसको उसका त्यागपत्र स्वीकारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने त्यागपत्र, अगर सक्षम प्राधिकारी ने उसका त्यागपत्र स्वीकार लिया तो वो क्या है कि मतलब वो दायित्वों से बच जाएगा, ठीक है। तो गंभीर अपराधों में लिप्त कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है। इस दशा में त्यागपत्र स्वीकारना उचित नहीं होगा। अगर निश्चित अवधि का बंद पत्र यानी कि बॉन्ड भरवाया जाता है
तो इस अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आपसे 2 साल का बॉन्ड बनवा लिया, बंद पत्र बनवा लिया, ठीक है, तो इस अवधि के दौरान यानी कि ये जो 2 साल की जो अवधि है आपकी, आपसे 2 वर्ष का बॉन्ड बनवा लिया कि आप 2 साल से पहले जूनियर अकाउंटेंट की सेवा नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तो ये जो अवधि हो ना, इसके दौरान त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब है बंद यानी कि बंद पत्र यानी कि बॉन्ड में अंकित दंड राशि के भुगतान पर ही त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आपका त्यागपत्र स्वीकार तो किया जा सकता है, लेकिन बंद पत्र यानी कि बॉन्ड में अंकित जो दंड राशि है ना, उसका अगर आपने भुगतान कर दिया तो आपका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब 2 चीज़ है, त्यागपत्र कब से प्रभावी माना जाएगा और त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है, ठीक है। तो त्यागपत्र कब से प्रभावी माना जाएगा, यह सक्षम प्राधिकारी यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह तय करता है कि त्यागपत्र तुरंत ही स्वीकारना है या आगामी किसी अन्य तिथि से स्वीकारना है। त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है, अब सेवा में नहीं लिया जाएगा। यानी कि त्यागपत्र वापस लेने की जो अनुमति जो होती है ना, वो सक्षम प्राधिकारी लेता है और वो उसको अब सेवा में नहीं लिया जाएगा। यानी कि वो सेवा में, एक बार किसी कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया तो सक्षम प्राधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह उसको सेवा में नहीं लेगा वापस, ठीक है गाइज। नो ड्यू सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकारी को नहीं मिलेगा तब तक वह त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि किसी कर्मचारी ने जिस पद पर वो काम कर रहा है उसका अगर नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लिया तब तक, और वो सक्षम प्राधिकारी को उसने नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया, तब तक उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा सक्षम प्राधिकारी द्वारा। क्या त्यागपत्र सक्षम प्राधिकारी स्वीकारने को बाध्य है, यह हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्या त्यागपत्र सक्षम प्राधिकारी स्वीकारने को बाध्य है, तो इसका आंसर होगा स्वविवेक से निर्णय लेगा। यानी कि सक्षम प्राधिकारी उसका त्यागपत्र स्वीकार भी सकता है और स्वीकार नहीं भी सकता, ठीक है गाइज। नियम 23 के अनुसार त्यागपत्र अस्थायी कर्मचारी है तो विशेष अवधि का नोटिस देना होगा, ठीक है, और स्थायी कर्मचारी है तो नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि नो नोटिस, ठीक है, नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नियम 23 के में आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आगे बात तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नियम 23 के अनुसार त्यागपत्र अगर अस्थायी कर्मचारी है तो विशेष अवधि का नोटिस देगा। यानी कि अस्थायी कर्मचारी जो नियुक्ति प्राधिकारी है ना, उसको नोटिस देगा कि मैं साहब 1 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद नौकरी नहीं करूँगा, मैं सेवा से हटूँगा, त्यागपत्र दूंगा। तो ये अस्थायी कर्मचारी है, विशेष अवधि का नोटिस देगा। अगर वो स्थायी कर्मचारी है तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी जाके त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकारने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, जिसने नियुक्ति दी है, यानी कि नियुक्ति प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी बिना नोटिस के भी त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, यह सक्षम प्राधिकारी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। नियम 22 का इसमें दे रखा कि प्रशिक्षण काल में दिए गए भुगतान पुनः जमा कराना। प्रशिक्षण काल में दिए गए जो आपको भुगतान है, जो आपको प्रशिक्षण काल में जो आपको वेतन भत्ते जो मिले हैं, उनको आपको वापस पुनः कब जमा कराना पड़ेगा, यदि राजपत्रित पद पर नियुक्त कोई कर्मचारी है, ठीक है, और वो प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या 2 वर्ष की सेवा के भीतर त्यागपत्र दें, तो भाई साहब वो जो राजपत्रित अधिकारी है ना, वो प्रशिक्षण काल में प्राप्त राशि, यानी कि उसने जो प्रशिक्षण काल में जो राशि प्राप्त की प्लस में जो प्रशिक्षण का खर्चा सरकार ने किया, वो दोनों सरकार को लौटाने पड़ेंगे। लेकिन यात्रा भत्ता यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंसेज और दैनिक भत्ते नहीं लौटाना होगा, केवल प्रशिक्षण काल में प्राप्त राशि प्लस में प्रशिक्षण का खर्चा वापस लौटाना पड़ेगा। अगर प्रशिक्षण अगले पद पर काम आता है तो राशि नहीं लौटानी पड़ेगी। मान लो जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है, और आपने ट्रेनिंग ले ली और 2 साल से पहले आप सेवा छोड़ रहे हो, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष की सेवा के भीतर त्यागपत्र दे रहे हो आप, ठीक है, और आप बन गए अब RACS राजस्थान अकाउंट सर्विस, यानी कि आप राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी बन गए। तो आपने यहाँ पर जो ट्रेनिंग ली है ना, वो यहाँ पर भी काम आएगी, क्योंकि सेम पोस्ट लगभग, ये सेम पोस्ट मतलब सेम कैडर है, कैडर की बात नहीं है, मतलब आप समझ, मतलब इसका मतलब यह है, अर्थात इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग दी है ना, वो यहाँ पर भी काम आएगी, क्योंकि ये भी अकाउंट सर्विस है और ये जूनियर अकाउंटेंट ये भी अकाउंट से रिलेटेड सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर काम आएगी। और अगर ऐसा होता है, अगर प्रशिक्षण अगले पद पर काम आता है
तो राशि नहीं लौटानी पड़ेगी, चाहे आप इस जूनियर अकाउंटेंट के पद से त्याग पत्र दे दो 2 साल से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रशिक्षण का खर्चा और प्रशिक्षण काल में जो आपको राशि प्राप्त हुई है वो आपको नहीं लौटानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है ना वो इस पद पर आगे काम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज। प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा। बॉन्ड परिशिष्ट 18 क के प्रपत्र में भरा जाता है। ठीक है, कोई भी जो प्रशिक्षण आपकी जब नियुक्ति होगी और आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, तो प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। और बॉन्ड है ना, इसका प्रारूप कहाँ दे रखा है, परिशिष्ट 18 क के प्रपत्र में दे रखा है। यानी कि परिशिष्ट 18 क के प्रपत्र में बॉन्ड भरा जाएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉन्ड का प्रारूप कौन से प्रपत्र में दे रखा है, परिशिष्ट 18 क के अंदर। अब हम बात करेंगे नियम 22 ख की बात करेंगे, और उसका पहला सब क्लोज है एक। अब हम बात करेंगे नियम 22 ख, और इसका एक सब क्लोज है 1। इसमें बता रखा है कि नियम 7 सब क्लोज 8 सब क्लोज ख के तहत कर्तव्य पर माना गया कर्मचारी, मैंने आपको बता दिया नियम 7 सब क्लोज 8 सब क्लोज ख के तहत कर्तव्य पर माना गया कर्मचारी कौन सा होता है। ठीक है, वह 3 माह से अधिक अवधि के लिए भारत में ही प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, तो वह प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण के बाद 1 या 2 वर्ष की अवधि में त्यागपत्र या अन्य कोई नियुक्ति ले ले तो वेतन प्लस प्रशिक्षण खर्च जमा कराना होगा। ठीक है, नवीन नियुक्ति पर प्रशिक्षण काम आता है तो जमा नहीं कराना पड़ेगा। नियम 22 का दूसरा ये रूल है, इसमें दे रखा है कि बॉन्ड भरने के बाद निम्नलिखित अवधि तक सेवा करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि यदि 3 माह से ज़्यादा तथा 6 माह से कम है तो 1 वर्ष की सेवा करनी पड़ेगी। 6 माह से अधिक अगर प्रशिक्षण की अवधि है तो 2 वर्ष तक आपको सेवा करनी पड़ेगी, यानी कि इसका आपका बॉन्ड भर के देना पड़ेगा। यह नियम 3 माह से कम प्रशिक्षण की दशा में मान्य नहीं है। ठीक है गाइस, ये समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। नियम 23 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा कि स्थिति जब सरकारी कर्मचारी नियोजन में नहीं रहता है, यानी कि जब वो सरकार की सेवा में नहीं रहता है, यानी कि उसको हटा दिया जाए। तो इसके अंदर जो 23 है ना, नियम संख्या 23, इसको 2 पार्ट में बांट रखा है, 23 का 1 और 23 का 2। और 23 का जो 1 है ना, इसको भी क और ख के अंदर बांट रखा है। तो क में क्या दे रखा है, 5 वर्ष से अधिक अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। ख में दे रखा है 5 वर्ष से ज़्यादा अवकाश पर रहने पर सेवा से निकाल दिया जाता है, यानी कि वो नियोजन में नहीं रहता। गाइज यहाँ पर कुछ अपडेट आ गया, ये 5 वर्ष है ना, इसकी जगह शायद 1 वर्ष हो गया है। तो मैंने कोशिश भी खूब की थी, ये मेरे को अपडेट नोटिस मिला नहीं, लेकिन ये इसमें अमेंडमेंट हो गया, यानी कि संशोधन हो गया। शायद जहाँ तक मेरे को याद है इसमें 1 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष से अधिक अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसकी जगह शायद अब ये मिलेगा देखने को कि 1 वर्ष से अधिक अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपडेट अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष से ज़्यादा अवकाश पर रहने पर सेवा से निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको नियोजन में, सरकारी कर्मचारी को नियोजन में नहीं रखा जाएगा, यानी कि उसको सेवा से निकाल दिया जाएगा। और सेवा से निकालने का जो नियम है वो कौन सा है, राजस्थान सिविल सर्विसेज वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम के अनुसार उसको सेवा से निकाल दिया जाएगा। केवल इस दशा में राज्यपाल असाधारण परिस्थिति के कारण अनुमति दे सकता है, यानी कि राज्यपाल ही बचा सकता है। अब तो 5 वर्ष से ज़्यादा अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उसको केवल राज्यपाल असाधारण परिस्थिति मानकर उसको अनुमति दे सकता है कि इसको वापस राजकीय सेवा के अंदर इसको नियोजित कर ले, यानी इसका नियोजन कर लें। ठीक है, 23(2) के अंदर क्या बता रखा है, अवकाश समाप्ति पश्चात कोई कर्मचारी या अवकाश के बिना कोई कर्मचारी या अवकाश की स्वीकृति से पहले ही कोई कर्मचारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहे तो आरएसआर के नियम 86 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीधी सी बात है। नियम 23 का इसमें बता रखा है कि अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का नोटिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका जो नोटिस होता है वो किस प्रकार से होगा। तो नियम 23 का इसको भी 2 भागों में बांट दिया, 1 और 2, तो इनको हम पढ़ेंगे। अब 1 को भी इसमें क और ख में बता रखा है, मतलब अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का नोटिस होगा ना, वो लिखित में सूचना देगा। ठीक है, और नोटिस अवधि 1 माह होगी, यानी कि 1 महीने पहले कम से कम उसको नोटिस देना पड़ेगा अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति हेतु। ठीक है, नोटिस अवधि के दौरान वेतन भत्ते मिलते रहेंगे, यानी कि उसने 1 महीने पहले नोटिस दे दिया
तो उसको उसकी सेवा समाप्ति 1 महीने बाद होगी, ठीक है। तो वो जो 1 महीना है ना, उसमें तो उसको वेतन भत्ते मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसको हटाया जाएगा उसके बाद में उसको वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। अब इसमें दे रखा कि लगातार 3 वर्ष से अधिक सेवारत कर्मचारी, इसमें 2 पॉइंट बांट दिया। अब मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी है, वो लगातार 3 वर्ष से अधिक सेवा उसने कर ली, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन है, क और ख। तो अब क्या होगा, कर्मचारी कभी भी सूचना देकर सेवा से हट सकता है, पहली चीज। दूसरी है, सक्षम प्राधिकारी 3 माह वाला नोटिस देकर सेवा से हटा सकता है। सक्षम प्राधिकारी उसको 3 महीने पहले नोटिस दे देगा और कह देगा कि भाई साहब अब 3 महीने बाद में आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा होने पर 3 माह तक वेतन भत्ते प्राप्त करता रहेगा। 3 महीने पहले उसने नोटिस दे दिया, ठीक है, यानी 3 महीने बाद में उसको हटाया जाएगा। तो नोटिस की अवधि कितनी हुई, 3 महीने। तो नोटिस की अवधि के दौरान उसको वेतन भत्ते मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थायी कर्मचारियों के पदों की संख्या में कटौती होने पर कनिष्ठता यानी कि जूनियरिटी सेवा समाप्ति का आधार होगी, अर्थात कनिष्ठतम अधिकारी को पहले हटाया जाएगा। यानी कि अस्थायी कर्मचारियों की पदों की संख्या अगर सरकार कटौती करना चाहेगी ना, तो सबसे पहले जो जूनियर कर्मचारी होगा उसी को हटाई जाएगी और इस पर अस्थायी कर्मचारियों के पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। थैंक यू गाइज।